आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। सेहतनामा। नमस्कार। आज की सेहतनामा में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं वैद्य कन्हैयालाल शारदा से। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। बातचीत का विषय है आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, विविध भारती की स्टूडियो में आपका स्वागत है। सभी हमारे श्रोता मित्र, विविध भारती परिवार और मैं अपनी तरफ से आपको नमस्कार कहती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज का विषय है आर्थराइटिस और वो भी आयुर्वेद में आर्थराइटिस का विचार। तो आर्थराइटिस कहने से हमें जो समझ में आता है वो है हड्डियों की बीमारी या जोड़ों का दर्द। लेकिन आयुर्वेद क्या सोचता है इस बारे में, इस बीमारी के बारे में आयुर्वेद की क्या धारणा है? आर्थराइटिस को आयुर्वेद में संधिगत वात रोगों के अंतर्गत माना गया है। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग हैं। उन वात रोगों में संधिवात भी एक रोग है। संधिगत जो वात उत्पन्न होता है उसी को संधिवात कहते हैं। शरीर के अंदर जैसे विभिन्न श्रेणियां के दूषित और विषाक्त पदार्थों का संचय होने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। दूषित मल पदार्थ है, मतलब यूरिक एसिड है, ये बनता है शरीर में उसके खाने से। हाँ। और उसके कारण से जो एक्युमुलेशन होता है वो जो जाके संधियों में एकत्रित हो जाती है और आम दोष को उत्पन्न कर देती है और वायु कुपित होकर उस दोष को बढ़ा देता है। हाँ, प्रकट करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की जो एक मूलतः जिस पर ये आधारित है वो वात, पित्त और कफ। तो इसमें जो वात है वो वात तो पूरे शरीर में सभी जगह होता होगा। हाँ। तो क्या हम ये समझे कि जहाँ पर वात हड्डियों में चला गया है और उसके कारण जो विकृतियां निर्माण हुई हैं या होती हैं वो इस आर्थराइटिस में आती है? हाँ जी। क्या होता है, वात पित्त कफ ये शरीर को धारण करती हैं। जब ये सामान्य अवस्था में नॉर्मल स्टेज में रहती है तो शरीर को धारण करती है। जब इनमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है, इनके विकृति का कोई कारण बन जाता है, तब यही बीमारी को उत्पन्न करके रोग का कारण बन जाती है। जी। तो ये वात रोग बनने के लिए मनुष्य का जो खाना है, खाना पीना, उसकी आदतें, ये सभी इसमें शामिल होते होंगे। हाँ, आहार विहार, आचार विचार भी। बिल्कुल। अभी तो प्रज्ञा अपराधो ही मूलम रोगा नाम। बुद्धि के द्वारा जो अवमानना करता है, प्रज्ञा अपराध का अर्थ यही है कि बुद्धि की अवमानना ये मानसिक रोगों की मूल उत्पत्ति कारण है। बिल्कुल सही। और अभी जो साइकोसोमेटिक डिसीज को लेके इतना वर्क चल रहा है और वन ऑफ द फैक्टर इन डिसीज, जो मेन साइकोसोमेटिक फैक्टर है कि भाई टेंशन, वरीज, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण ही सारी रोगों की उत्पत्ति का कारण है। जी। 90% डिसीज आर साइकोसोमेटिक। इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। मतलब ये होता है जो खाना मनुष्य खाता है उसको हजम नहीं कर पाता है। कि क्या होता है, लगातार अगर हम टेंशन में हैं तो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, अंतर्स्रावी ग्रंथियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और जिस ग्रंथि से अगर किसी चीज का स्राव बढ़ गया, जैसे अगर अम्ल पित्त की शिकायत है और अम्ल पित्त एसिडिटी की अगर शिकायत और वेगस नर्व से स्टिमुलेशन उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ गया, तो अगर ज्यादा क्रोध करेंगे, ज्यादा टेंशन में रहेंगे, उसका अगर रेजिस्टेंस पावर स्टोमक का या डाइजेस्टिव सिस्टम का कमजोर है और उसके कारण से अगर उस पर प्रभाव पड़ा है तो सिक्रीशन बढ़ने से अगर उसका कंज्यूम नहीं हुआ तो वही रोग का कारण बन गया। जी। वही एसिड जो है वही स्टोमक की वाल को जला के और उसकी बीमारी का कारण बन जाता है। और वही एसिड जो है डाइजेशन में मदद करता है, पाचन नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, वात रोगों की इसके अलावा भी और कुछ कारण होंगे? हाँ, वात रोगों की उत्पत्ति के जो मूल कारण हैं, जैसे आर्थराइटिस का अपन संधिगत वात के अंतर्गत अगर लेते हैं तो जैसे पानी में भीगना है, ठंड लगना है, भीगे वस्त्र पहनना है,
ठंडे और रूखे पदार्थों का खाना है, अधिक उपवास करना है या कम खाना है, अधिक स्त्री प्रसंग करना, बहुत जागना, मलमूत्र के स्वाभाविक वेग को रोकना, भय, शोक, चिंता का अधिक होना, चोट लगना, से अधिक कसरत करना या व्यायाम करना या योग करना, शरीर से खून का बहना, अधिक मात्रा में अगर शरीर से खून बन जाता है तो उसमें भी एक कारण वात रोग का बन जाता है, अधिक भ्रमण करना, ये सब कारण जो है जी वात रोगों में शामिल होते हैं। इन कारणों को लेकर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाकी। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे वात रोगों के कारण। डॉक्टर साहब, आज की दुनिया में देखा जाए तो जितना और जैसा भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, उससे कुछ अलग चीजें भी आदमी खा लेता है, और उसी तरह से जो पेय चीजें हैं, मद्यपान की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। तो क्या उसके सेवन से भी कुछ ऐसा वात रोगों का प्रकोप हो सकता है? आयुर्वेद में सबसे ज्यादा अधिक जोड़ ही पथ्यापथ्य में दिया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जितना अच्छा वर्णन आयुर्वेद में है और किसी भी शास्त्र में नहीं किया गया है जी। उपचार के साथ आहार विहार और आचार विचार की स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा देश जो है 3 जलवायु प्रधान है, सर्दी, गर्मी और बारिश।
जी ये 3 मौसम विश्व के किसी भी देश में नहीं होते हैं। जी अधिकांश देश जो है शीत प्रधान देश है, और शीत प्रधान देश में मद्यपान का सेवन वहाँ पे एक अपने उनके नियम अनुसार किया जाता है कि भोजन के पहले वो एक लिमिट में एक निश्चित मात्रा में मद्यपान करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं, जो वहाँ की मौसम के अनुकूल रहता है और वो उनकी सेहत के लिए उपयुक्त भी होता है। सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक और उपयोगी है। परंतु हमने उसका अंधानुकरण किया। जी हमने उसको न तो उस अनुशासन में रखा हो, न उसको परहेज से लिया, और पीने के हिसाब से नहीं, जीने के हिसाब से नहीं, एक शौक बना लिया। और उस शौक का प्रभाव अत्यधिक कोई भी अधिक परिणाम में ली गई मात्रा वो शरीर के लिए लाभदायक तो नहीं हो सकती, बिल्कुल ही घातक साबित होती है। बिल्कुल घातक साबित होगी। लेकिन इससे मतलब ये भी एक कारण वात रोग का हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो जितने भी कारण आपने गिनाए, इसमें किसी एक खास उम्र का तो कुछ वो नहीं है, ये कारण किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकते हैं? आमतौर पर ये देखा जाता है कि वृद्धावस्था में ये रोग ज्यादा होता है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि किसी बच्चे में इतनी जोड़ों के गठन की बीमारियां नहीं मिलती, कम मात्रा, कम लोगों में मिलती है, कम बच्चों में मिलती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में ही वृद्धावस्था में वात का प्रकोप ज्यादा होता है, और 40 के बाद में डिजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। नए सेल्स बनते नहीं, पुराने सेल्स जितने भी है टूट टूट के बाहर निकलते जाते हैं जी। तो बॉडी का जो रोग निरोध क्षमता है वो भी कमजोर होती जाती है, रेजिस्टेंस पावर इतना नहीं रहता है, इम्यून सिस्टम इतना नहीं रहता है। इस कारण से ये अवस्था में चारों तरफ से बीमारियां घेर लेती हैं, और वात रोग उसमें सबसे बड़ा पहला स्थान जैसे मुझे तो लगता है। वात रोगों का ही जी। अधिकांश वृद्धावस्था में संधिवात और आमवात की शिकायत करते हैं जी। और शिकार होते हैं जी। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपसे गुजारिश रहेगी मेरी कि आपकी पसंद का गीत हम यहाँ सुन लें।
वात रोग क्यों होता है, उसके कारणों के बारे में हमने चर्चा की और बहुत ब्यौरे के साथ आपने हमें बताया है, समझाया है। लेकिन इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये कैसे समझ लिया जाए? मतलब मेरी एक सहेली है जिसे अर्थराइटिस की बीमारी है और वो हर डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हर पैथी के पास वो गई है और इलाज कराती रही है, लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि सभी लोग कहते हैं कि ये लाइलाज है। ना वो उठ पाती है, ना बैठ पाती है, ना चल पाती है। वो कैसे तो भी घिसटते हुए आ जाती है, वो उसको उठा के ऑटो में डाला जाता है तो वो चल पाती है या लाठी के सहारे चल पाती है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो क्या अर्थराइटिस बिल्कुल ही लाइलाज होता है, और अगर ये लाइलाज होता है तो उसके लक्षण कहाँ से शुरू होते हैं? शुरुआत में कोई भी बीमारी अगर निदान सही तरीके से उसका हो जाए, मतलब प्रॉपर अगर डायग्नोसिस हो जाए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर सही रहे, उसका सही रूप से अगर उपचार किया जाए तो बीमारी साध्य है जी। वही बीमारी अगर लगातार इलाज बराबर नहीं होने से या जैसा उपचार चाहिए वैसा नहीं होने से लाइलाज बन जाती है, असाध्य बन जाती है जी। लेकिन अभी इसी एक केस को लिया जाए तो वो इलाज तरह तरह से कराती रही, लेकिन वो कुछ ठीक से हो नहीं पाया। जहाँ तक अस्थियों का सवाल है, अस्थिगत जितने भी रोग हैं, इन्वेस्टिगेशन के इतने साधन बढ़ गए हैं कि निदान तो आराम से किया जा सकता है। एक्सरे है, पैथोलॉजी है और भी RMI वगैरह है, मगर केवल निदान से ही तो चिकित्सा संभव नहीं है जी। तो निदान तो हो जाता है, लेकिन लाक्षणिक चिकित्सा होने से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होने से मूल उत्पत्ति कारण का इलाज नहीं हो पाता। मतलब उसकी बीमारी का जो रूट कॉज है, जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज होना पाना मुश्किल है जी। इसलिए लगातार इलाज के बावजूद भी लंबे समय तक मरीज ठीक नहीं हो पाता है। आयुर्वेद के हिसाब से वात रोगों की चिकित्सा में अगर शुरुआत से ही इलाज किया जाए तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बाह्याभ्यंतर चिकित्सा अलग है, आंतरिक चिकित्सा अलग है। मतलब खाने की दवाइयाँ अलग है, लगाने की दवाइयाँ अलग है और सेकना, मालिश करना वगैरह भी अलग होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए ना कि इसके लक्षण कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से हम जाने कि ये मेरा जो दर्द है या यहाँ पे सूजन हुई है, मेरे पैरों में सूजन है, या मुझे आज मैं खड़ी हो गई, अभी 3 घंटे मैं कुर्सी पर बैठे कुछ लिख रही थी और मुझे कुछ काम करने के लिए उठना पड़ा है, तो अचानक से मेरे घुटने से इस कदर से वो दर्द हुआ है, या टखने से बहुत बुरी तरह से दर्द मैंने महसूस किया है। तो कुछ ऐसा लक्षण हो कि जिसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत ज्वर से होती है, बुखार से होती है। अच्छा। और कभी कभी ये बुखार 104 डिग्री तक भी चला जाता है। ओहो। उसके बाद में संधि स्थानों में वेदना जी, मतलब जॉइंट्स पेन, और उसके बाद में स्वेलिंग, सूजन। तो सूजन, वेदना मतलब दर्द और ज्वर, ये इसके जो मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर ही इसका निदान किया जाता है। लेकिन डॉक्टर, एक आप कह रहे हैं कि बुखार हो जाता है, तो आम आदमी ये किस तरह से समझे, किस तरह से उसको ये समझ में आएगी बात कि ये जो मेरा बुखार है ये संधिगत विकार की कारण संधियों के साथ में, मतलब संधि वेदना के साथ में जो ज्वर होता है जी, 104 डिग्री तक भी जाता है, 105 तक भी जाता है। संधियों में सूजन भी हो जाती है, जॉइंट्स में सूजन भी आ जाती है। तब जाके उसको ये निर्णय लिया जाता है कि ये कौन सा संधिवात है, कि आम वात है, कि कौन सा वात है, उसकी वजह से ये तकलीफ उत्पन्न हुई है। मतलब पहले धीरे धीरे दर्द शुरू होता है, फिर सूजन भी होने लगती है, साथ साथ बुखार भी होने लगता है। और इसका इलाज अगर सही समय पे नहीं किया गया तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो लाइलाज क्रोनिक डिसीज बन जाता है। जी। लक्षणों के बारे में और भी चर्चा मुझे करनी है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते हैं। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस
चल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खपा मत होना। मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। डॉक्टर, आप लक्षणों की चर्चा कर रहे थे, लक्षणों के बारे में कि जब संदिग्ध बीमारी होती है तो क्या ये सिर्फ केवल 3 ही लक्षण हैं या और भी कुछ छोटे लक्षण होते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो कुछ रोगियों में प्रारंभ में हाथ पैर संधियों में जैसे नीलापन भी आ जाता है, पसीना बहुत आता है, बदबूदार पसीना आता है, हृदय की गति तीव्र हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, अंगुलियों में सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है और ये जकड़न होती है। जकड़न हो जाती है और मैंने देखा है कि उंगलियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। वो तो क्रॉनिक स्टेज में बाद में होता है जी। और हाथ पैर की संधियां प्रभावित सबसे ज्यादा होती है। बाद में जैसे कलाई है, टकना है, कोहनी है, घुटना है, कंधा है, वक्षण है, हनुसंधियां प्रभावित होती है। कभी कभी दर्द तो कम हो जाता है, कभी पुनः बढ़ जाता है। तो जब विष सारे शरीर में फैल जाता है तो उसके कारण ज्वर की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था को तरुणवात या एक्यूट रूमेटिज्म कहते हैं। तरुणवात मतलब वो अभी वात की भी उम्र नहीं हुई, उसकी उम्र अगर बढ़ गई तो वो बहुत ही खराब हालत में रोगी को पहुंचा देगा। यही विष तंतुओं को आक्रांतित करता है, तब इसे पेशीगत वात मतलब मस्कुलर रूमेटिज्म कहते हैं। यही विष जब अस्थियों को प्रभावित कर उसके अंदर व्यास की स्थिति उत्पन्न कर दे तो उससे अस्थि जरा या संध्यास्थि शोथ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसी विष के द्वारा विशेष रूप से जोड़ प्रभावित होते हैं, तब इसे संधिवात या आर्थराइटिस कहा जाता है। इस प्रकार से आम वात में शरीर के जोड़ों में दर्द और साथ में सूजन भी अवश्य होती है। और आम वात जो है वृद्धावस्था का रोग है, सर्दी में बहुत कष्ट पहुंचाता है। जब शरीर में वायु कुपित हो जाती है तो समस्त अंगों में पीड़ा उत्पन्न कर देती है। जी, मतलब ये इलाज जब आप करते हैं तो सिर्फ हड्डियों की बीमारी को देखकर नहीं होता है, समूची वात रोगों की जितनी भी श्रेणियां आपने गिनाई हैं उन सबको लेकर के इलाज होगा। मैं इसी की तरफ बढ़ रही थी कि इसका इलाज आयुर्वेद किस तरह से, मतलब चिकित्सा किस तरह से होती है आयुर्वेद में? आयुर्वेद के अनुसार वात रोगों की चिकित्सा में सेकना और मालिश करना बहुत अच्छा है। अब सेकने के लिए गांव में जो साधन उपलब्ध है उसके अनुसार जैसे जो ईंट रहती है उस ईंट को गर्म करें खूब, फिर उससे पानी डाल के ठंडा करें और किसी भी सूती या ऊनी वस्त्र में उसको लपेट करके
उससे सेक करें। जी, उसी तो से मतलब ईंट के टुकड़े से ही सेकें। ईंट के टुकड़े से भी सेका जा सकता है। क्योंकि सेकना कहने से अभी 2-4 चीजें हैं, जैसे पुराने जमाने में या गांव में आज भी सेकने के लिए लोहे का तवा गर्म करके पीठ या इसको दर्द को सेका जाता है। ये ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर रबड़ की थैली से, रबड़ की थैली जो आजकल उपलब्ध है, उसमें गर्म पानी भर के जी और उससे भी सेक किया जाता है। इलेक्ट्रिक पैड भी आता है, उसके द्वारा भी अपन सेक सकते हैं। सेकने के साथ साथ अगर आयुर्वेदिक तेलों की मालिश की जाए तो उससे विशेष फायदा होता है। आयुर्वेदिक तेलों की मालिश या मर्दन करने के पश्चात ये कौन से तेल हो सकते हैं, क्या आप बताएंगे? जो शास्त्रोक्त जो शास्त्रों में हजारों साल से वर्णित है, अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं जी। उसमें नारायण तेल है, महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, विश्व सुंदरी तेल है, विश्व विलास तेल है, वात व्याधि जन्य तेल है। इस प्रकार के शास्त्रों में जो लिखित तेल है जो आज उपलब्ध है जी, और सभी कंपनियां इसी नाम से बनाती है जी। लेकिन इसका जो चयन है वो एक सही जानकार डॉक्टर ही कर सकता है। वैद्य सही जो है वो ही इसको चुन सकता है कि इस रोगी के लिए ये तेल उपयुक्त रहेगा जी। तो उस तेल की मालिश करके हल्के हल्के हाथ से, हाँ, मालिश की जो बात आप बता रहे हैं वो उसकी दिशा किस तरह से होनी चाहिए? उसकी दिशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ होती है जी। जिस प्रकार से मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन होता है उसी डायरेक्शन में उसकी मालिश होना चाहिए। मगर आमतौर पर हर व्यक्ति तो समझता नहीं है और हर व्यक्ति मालिश वाले के पास जा भी नहीं सकता है, इसलिए वो ऊपर से नीचे इस तेल की हल्की हल्की मालिश करे और उसके बाद में मालिश करने के बाद में वो अगर सेक करेगा तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, उसको ज्यादा फायदा होगा जी। वह अभी जैसे आपने वाष्प स्नान की चर्चा की, तो वाष्प स्नान में जो हर्बल स्टीम बाथ अपन जिसको कह सकते हैं, पानी में जड़ी बूटियां डाल के उसकी वाष्प के द्वारा अगर स्नान किया जाए, स्नान मतलब वाष्प स्टीम बाथ, स्टीम बाथ दी जाए और देने के बाद में क्योंकि इसमें वही दवाइयां डालती है जो वात नाशक है, मतलब जो पानी में अपन जड़ी बूटियां डालते हैं वो वातक औषधियाँ रहती है, वात को नाश करने वाली जड़ी बूटियाँ रहती है और उसका उपयोग अगर पसीना लाने में किया जाए, वाष्प में किया जाए और उस वाष्प के द्वारा जो दी जाती है शरीर को भाप, उससे पसीना काफी निकलता है। पसीना निकलने के बाद में एक मोटे तौलिए से गीला करके उसको शरीर को पोंछ लिया जाता है और पोंछने के बाद में जब ठंडे पानी का तौलिया रहता है उससे शरीर ठंडा हो जाता है। उसके बाद वापस कपड़े पहनकर टहलना चाहिए, टहलने से शरीर वापस गर्म हो जाता है और इससे इस वाष्प स्नान से जो पसीना निकलता है उसके माध्यम से कितने दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन से, और इलास्टिसिटी डेवलप होती है, मतलब मांसपेशियों की जकड़ाहट कम होती है, जकड़ाहट कम होकर इसमें लचीलापन आता है और शरीर में जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो टोन अप होता है और रिलैक्स होता है, रिलीज होती है और इससे काफी आराम मिलता है जी। तो वाष्प स्नान काफी इसमें फायदेमंद रहता है। स्वेदन है, मर्दन है, सेक है, वात व्याधि में बहुत फायदा करती है और ये अपनी सुविधा के अनुसार लिया जा सकता है। इससे शरीर में आराम होकर जीवन सुख शांति से गुजरता है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल थोड़ा सा छूट गया, पूछना चाह रही थी। जोड़ों की बीमारी जैसे टखने हैं, घुटने हैं, जंघा है, कमर है या उंगलियों के जो जोड़ हैं वहां पर जो दर्द होता है, लेकिन गर्दन में जो दर्द होता है क्या वो भी संधिगत रोगों में आने वाला? वात रोगों के अंतर्गत वाष्प कोष्ठ शीर्षक जी, ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सब वात रोगों के अंतर्गत ही आता है और इसको तो साइकोसोमेटिक डिसीज भी मानते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जी। आप बात कर रहे थे इलाज के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपकी पसंद का गीत क्यों ना सुन लें। पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे।
नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। विविध भारती के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं वैद्य कन्हैयालाल शारदा से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत, और इस बातचीत का विषय है आर्थराइटिस। संधिगत रोग या जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस, उसके इलाज के बारे में बताइए। हाँ, संधिगत रोग में जो आयुर्वेद में वायु उपचार मतलब भारी तरीके से जो उपचार किया जाता है, कुछ आसान तरीके भी हैं। जैसे शरीर में जकड़न है तो काली मिर्ची को जल में पीसकर मोटा लेप दर्द की जगह लगा दें, और केले के पत्ते से उसको बांध दें। केले का जो पत्ता रहता है उससे उसको बांध दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद उसको निकाल दें, इससे जल्दी आराम मिलता है। या फिर कलौंजी का तेल की मालिश करने से वात रोगों में विशेष फायदा होता है। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बहुत सारे तेल बताए, हाँ, उसमें ये अलग ये है। भी एक हो सकता है। ये घरेलू उपचार है जी, जी, जो घर में किया जा सकता है। जी। अखरोट की ताजी गिरी को पीस कर लेप करें, तथा ईंट को गर्म कर उस पर जल छिड़क कर कपड़ा लपेट कर उस स्थान पर सेक करें। आपने बताया, बहुत तफसील के साथ बताया, तो शीघ्र आराम हो जाता है। या फिर आँख के पत्तों को कूटकर कपड़े में रखकर पोटलियां बनाकर इस पर शुद्ध घी लगाकर तवे पर गर्म करके दर्द स्थान पर सेकें। पोटली को सेकते जाएं तवे पे और उस दर्द स्थान पे रखते जाएं उसको। ये कौन से पत्ते आपने कहा? आंकड़े के। सोसाइटी में घरों के आसपास काफी देर तक आंकड़े का वृक्ष रहता है। आंकड़े का? हाँ, आंख सफेद फूल आता है उसका। जी, तो आप कह रहे हैं आंख के पत्ते? आंख के पत्ते, इससे तुरंत आराम मिल जाता है। एक लहसुन अच्छी तरह कूटकर 50 ग्राम पानी में मिलाकर और सरसों का आधा किलो तेल लें। उस तेल में इस लहसुन के पिसे हुए पानी को मिला दें और फिर आग पर रखें। जब पानी जल जाए और केवल तेल शेष रह जाए, तब इसको छान करके शीशी में भर के रख लें। इस तेल से दर्द वाली जगह पर हल्के हल्के हाथ से मालिश करें तो इससे विशेष लाभ देखने को। मतलब घर ही में आप लहसुन का तेल भी बना सकते हैं? घर पे बनाया जा सकता है। आपने बताया कितना लहसुन लें? 3-4 कली लहसुन के लिए 50 ग्राम पानी लिया, उसको लहसुन को कूट के और पानी में मिला दिया। मतलब हम ये कहें कि एक प्याला पानी ले लिया और उसमें 3-4 कलियां कूट कर डाल दी, और फिर सरसों का तेल। आपकी पसंद का गीत हम यहाँ सुन लें।
मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। राई और थोड़ी शक्कर को पीस कर कपड़े की पट्टी पे उसको लगा दिया, राई और सरसों को, गीला? राई और शक्कर को गीला करके पीसा, मतलब पानी डाल के पीस पानी लिया? डाल के पीस के हाँ, और उसको पट्टी के ऊपर लगा दिया, लेप कर दिया। लेप कर दिया। हाँ। उस पट्टी को दर्द के शूल वाले स्थान पर लगा दिया। जी। और आधे घंटे के बाद उसको खोलकर उस स्थान पर थोड़ा घी या तेल, क्योंकि खिंचाव होता है ना उसको लगाने के बाद में, तो थोड़ा हल्का हाथ से घी या कुछ तेल जो भी उपलब्ध है वो लगा दिया। इससे दर्द में अच्छा फायदा होता है, तुरंत फायदा होता है। घरेलू उपचार है, हर एक के घर में राई और शक्कर तो रहती ही है। हाँ। कितनी मात्रा में लिया जाए राई, कितनी हो? बराबर मात्रा में जी। इसी प्रकार से जैसे कटी शूल है, ग्रंथि मतलब सियाटिका है, बेके के पार्श्व शूल है, आमवात है, संधिवात है, इन सब रोगों में एरंड मूल और सोंठ का चूर्ण, अरंडी का जो मूल होता है ना वो, और सोंठ का चूर्ण, ये तो खाने के लिए 4-4 चम्मच उसको लेते रहे सुबह शाम। का जो मूल है और ये अपने सोंठ है, सोंठ का चूर्ण, दोनों को मिला के काढ़ा बना के पी लिया। उसकी भी मात्रा होनी चाहिए? 1 कप, जैसे 2 कप लिया तो उसको 1 कप या आधा कप रह जाए इतना गर्म किया उसको। नहीं, सोंठ की मात्रा कितनी? सोंठ 1 चम्मच और अरंडी का मूल 1 चम्मच। और जो दर्द है जहाँ पर, उसको अरंडी के तेल से, कैस्टर ऑयल से हल्की हल्की मालिश की जाए तो इससे भी काफी आराम मिलता है। जी। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी,
होगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। डॉक्टर, आपने ये जो इलाज बताए हैं ये बाहरी इलाज हैं, तो कुछ पेट में भी लेने की दवाइयाँ होती होंगी? आयुर्वेद के अनुसार वात रोगों में जो आभ्यंतरिक प्रयोग होता है वो बहुत है। उसमें से जैसे अपन लहसुन को पीस कर जी तिल के तेल में मिलाकर खाने में ले सकते हैं, उससे भी तुरंत आराम मिलता है जी। 1, 2, 3 कली लहसुन की ली, थोड़ा सा तिल का तेल डालकर उसको पीस लिया और उसको खाने के साथ में ले लिया। या तिल और लहसुन को मिला के चटनी बना ली और वो अपने खाने में रखी जाए तिल के तो तेल को, हाँ। तिल के तेल के साथ में। जी। एक गोरख नाम का वृक्ष है, विंध्याचल और मिर्जापुर के समीप होता है। इसकी छाल का काढ़ा आम वात में बहुत लाभकारी है। एक एलोवेरा जेली जो ग्वार पाठे की गिरी होती है, ग्वार पाठा तो सबके घरों में आजकल रहती है, एलोवेरा हाँ। उसकी जेली को गेहूं के आटे में गूंद लें, कच्चा हाँ, और उसकी बाटी बनाएं जी। जो बाटी समझी बनती है मैं ना, हाँ। उस बाटी को घी में भून लें। अच्छा। बाटी बनाकर उसको घी में भून लिया और घी में भूनने के बाद उसका चूरमा बना लें शक्कर मिला करके। और वह जो है 60 ग्राम के करीब रोजाना अगर लेंगे उससे भी बहुत वात रोगों में फायदा होता है। इसी प्रकार से जैसे अरंडी के बीज है, उसको पीस के छिलका निकाल करके उसमें सोंठ मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से कमर के दर्द में काफी फायदा मिलता है जी। चौप चीनी और अजगंध का चूर्ण बराबर मात्रा में ले करके मिश्री मिला करके इसका सेवन अगर रोज सुबह किया जाए तो ये भी कमर के दर्द में काफी आराम देता है। एक रासनादी चूर्ण आता है जो रासना, पुष्कर मूल, सहजना, बेलगिरी, चित्रक मूल की छाल, सेंधा नमक, गोखरू, पीपल, इन 8 औषधियों के चूर्ण को रासनादी चूर्ण कहते हैं जी। और इस चूर्ण को 1.5 ग्राम घी के साथ चाटने से वात रोगों का शमन हो जाता है। एक समय 1.5 ग्राम मतलब कितनी? 3 चुटकी? 1.5 ग्राम मतलब 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच। 1/4 टीस्पून। 1 कप स्ट्रांग चाय में 4 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीने से रात को अगर लिया जाए तो इससे वात रोगों में, संधिवात में बहुत फायदा होता है जी। इसे 1 कप दूध में 1 कप पानी मिलाकर उबालें, उसमें 2-3 कली लहसुन की डाल दें कूट करके, और जब पानी जल जाए और दूध रह जाए तब रात को सोते समय लेना चाहिए। इससे भी काफी फायदा होता है। 200 ग्राम दूध गर्म करके जब वह आधा करीब 100 ग्राम रह जाए तब उसमें पीपली मूल का महीन चूर्ण 10 ग्राम डाल दें और उसके बाद में उस पानी को उठावें जी। गर्म करें, उबालें। जब 50 ग्राम दूध शेष रह जाए तो शक्कर या मिश्री मिला करके 10 ग्राम उसका सेवन करें। यह वात विकारों में बहुत फायदा करता है। लहसुन, पिपरी मूल या ये जो रासनादी मूल जो है उसका आपने चूर्ण बताया, ये सभी दवाएं जो हैं वो तीक्ष्ण हैं, तो उससे कुछ इसका इलाज ठीक से हो सकता है। ऐसी बादाम की गिरी है, बादाम की गिरी 2-3 जल में भिगो के उसका छिलका निकाल करके जो अपन चंदन घिसते हैं उस पत्थर पे उसको घिस लें और बरोबर भाग में शहद मिला करके उसको ले रोजाना। बादाम के घिसने के बाद में जो बादाम का जो चंदन जैसा घिस के पानी के अंदर और शहद मिलाकर चाटने से कम्प वात और वात रोगों में इससे बहुत फायदा होता है जी। उड़द का मोगर सिल्ला पे पीस के पिष्टी जैसा बना लें, उसमें फिर लहसुन मिला दें 1-2 और अंदाज से अदरक, हींग, सेंधा नमक मिलाकर बड़े बनाकर तिल के तेल में उसको पका लें, तल लें। तलने के बाद में अपनी इच्छा अनुसार उसको खाने से, जब इच्छा हो तब खा लिया दिन में जी, उससे वात रोगों में काफी कुछ फायदा होता है। मुझे तो लगता है कि ये सबसे जो आखिर में आपने बताया है कि उड़द के मोगर से
तो वो लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बड़े तली हुई चीजें और मसालेदार जायकेदार खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है। लेकिन अपने खाने पर, अपने पीने पर, अपने आहार, अपने व्यायाम पर अगर आप अपनी मर्यादा नहीं रखेंगे, उसको सही ढंग से संतुलित रूप से अगर आप आहार विहार नहीं रखेंगे अपना, तो आपको वात रोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और एक अवस्था है जो कि प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद वृद्धावस्था में ये और ज्यादा तकलीफ देता है। डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं और फिर एक सवाल छूट जाते हैं, वो मैं पूछ लूंगी। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे, दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। अब बारी आती है पथ्य विचार की। पथ्यापथ्य क्या होगा? आहार और विहार के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में भी समझाइए। आयुर्वेद में आहार विहार एवं आचार विचार की स्थिति में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है जी। रक्त में यूरिक एसिड की वृद्धि न होने देने के लिए दहन क्रिया की वृद्धि करना आवश्यक है और इसके लिए हमें भोजन में पथ्यापथ्य का रखना बहुत जरूरी है। पथ्य अंदर भोजन, आप कह रहे हैं दहन क्रिया मतलब जो पाचन क्रिया कह रहे हैं? दहन क्रिया मतलब जो विषाक्त पदार्थ है उनको जला करके बाहर निकालना। जी। पथ्य का मतलब है भोजन में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार वात रोगों में जैसे मीठे फल हैं या खजूर है, खुरबानी है, किशमिश है, बादाम है, काजू है, ये लेना चाहिए जी। और सेब फल है, अंगूर है, अनार है, पपीता भी अच्छा रहता है। हरी सब्जियां, उबली हुई सब्जियां, मूंग की दाल, पुराने चावल जो मांड निकाल के स्टार निकाल के लेते हैं, नींबू ले सकते हैं, गेहूं के मोटे आटे की रोटी, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, शहद है और दूध है, ये सब
पथ्य है। जी। मतलब भोजन में अगर इन सब चीज़ों को लिया जाए तो ये बीमारी को ठीक करने में औषधि के साथ सहायक रूप में काम करती है। 50% बीमारियां जो है पथ्य के ऊपर निर्भर करती है। पथ्य चिकित्सा ही आयुर्वेद की मूल चिकित्सा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो अंकुरित दालें खाने की तरफ लोगों का एक रुझान दिखाई देता है, ये वात रोग में ये क्या सही रहता है? वात रोगों में इसमें उपयोगी इसको इतना नहीं मानते हैं, मगर फिर भी इतना नुकसान भी नहीं करती है। जी जी। अब बताइए अपथ्य मतलब कुपथ्य के बारे में, क्या नहीं खाना चाहिए? तो आयुर्वेद के अनुसार शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, ज्यादा सुपारी है, कड़े पेय पदार्थ हैं, फ्रिज की ठंडी वस्तुएं हैं, आलू है, मटर है, चना है, चवला है, करेला है, बैंगन है, खटाई है, अचार है, अमचूर है, इमली है, ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर आदि नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार आहार विहार, आचार विचार, औषधि उपचार करते हुए वात रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन भर तड़पाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। और व्यायाम के बारे में तो आप पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से, शक्ति से ज़्यादा बढ़कर करने से वो एक कारण बन सकता है वात रोग का। और बहुत सारी बातें जो विहार से जुड़ी हुई, मुझे लगता है आपके साथ पूरी बातचीत करते हुए पहले ही आपने बता दी है कि आजकल के ज़माने में किस प्रकार के तनाव हैं, लोगों की आदतें कैसी बदली हुई हैं, और आधुनिक बनने का जो एक शौक है उसे पूरा करने के लिए जो लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसका भी असर किस तरह से होता है जो इस रोग का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, अपना बहुत सारा समय हमें दिया और बहुत ढेर सारी जानकारी दी, जो कि एलोपैथी में हम कहते हैं आर्थराइटिस, आयुर्वेद में इसे कहा जाता है संधि रोग या वात रोग। तो उसके बारे में आपने ये जानकारी दी है। फिर मुलाकात का समय मिलेगा और अवसर भी पैदा होगा, तब और बातें होंगी। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज की सेहतनामा में आप सुन रहे थे वैद्य कन्हैयालाल शारदा से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत का विषय था आर्थराइटिस। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। सेहतनामा।